आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बात उस वीर सपूत की जिन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कानगंज में अजगैबीनाथ गंगा घाट पर मुंगेर के लाल वीर सपूत शहीद विशाल कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। शहीद विशाल कुमार के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम रहीं। हर कोई वीर सपूत की एक झलक पाने को बेताब दिखा। परिवार के लोगों को बेटे के खोने का गम था, लेकिन उनकी शहादत पर गर्व भी है। सोमवार को श्रीनगर के मेसुमा इलाके में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल विशाल कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। घायल विशाल कुमार को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री राम राम। और विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी विकास। जैसा कि इससे पहले आपने बताया था कि एक बड़ा जनसैलाब उस जगह पर जिस जगह पर आप कुछ देर पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे, पंचतत्व में शहीद विशाल कुमार विलीन हो चुके हैं। और जो वहां पर लोग हैं, क्योंकि हमने देखा कि उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी, और वहां पर क्या क्या तस्वीरें सामने आई, क्या क्या आपने देखा? देखिए, शहीद विशाल को जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उसके बाद जो है विशाल को गंगा किनारे गंगा घाट पर लाया गया, जहां उन्हें जो है उनकी बेटी बिहू भारती, जो कि कक्षा 1 में पढ़ती है, मात्र 6 साल की उम्र है, और उनकी बेटी ने जो है मुखाग्नि दी है। जैसे ही उनकी बेटी ने अपने पिता को मुख अग्नि दी, सारे के सारे लोग जो थे, तमाम वो लोग जो शहीद विशाल की एक झलक पाने के लिए अंतिम संस्कार के यात्रा में वो शामिल हुए थे, सब की आंखें नम हो गई, गमगीन हो गया पूरा माहौल। सब लोग एक पल के लिए ठहर से गए, और बहुत ही ये हृदय विदारक जो है तस्वीर जो है उनकी बेटी ने जब उन्हें मुखाग्नि दी, तो सभी लोग जो वहां गंगा घाट पर थे, जो लोग जो है शहीद विशाल के अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, सबों के आंखें जो है वो नम हो गई। हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से बिहू ने मुखाग्नि दी, क्या उनसे बातचीत हो पाई उस वक्त? क्या अपनी बात क्या वो कहना चाह रही थी? ये परिवार कुछ कहना चाह रहा था? देखिए, जब मैं बिहू भारती से, उनकी बेटी से, जब शहीद विशाल की बेटी से मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ कह रहा था कि मैं अपने पापा की तरह बनूंगी, मैं अपने पापा की तरह बनना चाहती हूँ, है ना, और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो फिर फपक कर रोने लगी, और उसकी आंखों में जो है आंसू आ गए। और इसके साथ ही सारे लोग जो है उसकी बातों को सुनने के साथ ही सभी लोग जो है वो उनके आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, और शहीद की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी है, और जिनकी इच्छा है कि वो भी आगे चलकर देश की सेवा करेंगे, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान अगर देने की ज़रूरत पड़े तो पीछे नहीं हटेंगी। तो राजकीय सम्मान के साथ शहीद विशाल का अंतिम संस्कार हुआ, और ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पापा कहाँ है अभी? जम्मू कश्मीर। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। इसके पहले ये नेता भारतीय जनसंघ और बाद में जनता पार्टी में थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता हासिल हुई थी, और आज ये 303 सांसदों के साथ देश की केंद्रीय सत्ता पर विराजमान सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बीजेपी और आज स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लौटी है। उन्होंने कहा कि इस बार का बीजेपी स्थापना दिवस 3 कारणों से अहम है। पहला कारण, इस समय हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरा कारण, तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां। तीसरा कारण, भारत के लिए नए अवसर लगातार आ रहे हैं। उसमें हमें ताकत मिले, हम उसको सही ढंग से पूरा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का एक बड़ा बयान, 2025 तक एनडीए के सीएम नीतीश कुमार हैं। भविष्य की बात भविष्य में देखेंगे। तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता बन सकता है सीएम, बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने खास रिपोर्ट की। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और जाहिर सी बात है बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया और बिहार में भी आज बीजेपी
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है और उसके बाद ये चर्चा होने लगा कि क्या आने वाले समय में बिहार बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है, उसका अपना चेहरा होगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है बीजेपी पे कि बीजेपी भले ही दावा करती है सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन उसके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, तेजस्वी यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का बयान इतना हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष इसका जवाब दें कि राष्ट्रीय जनता दल में उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर उनका कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है, या अपने परिवार से बाहर किसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये वो उनको स्पष्ट करना चाहिए, जिससे कि बिहार को पता चले कि राष्ट्रीय जनता दल में उनके परिवार को छोड़कर शेष अन्य जो राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, कई विधायक हैं, तो वो मुख्यमंत्री बनने की उनको मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते हैं। सर, एक सवाल ये भी है ना कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो एक तो सवाल तो उठेगा ना कि आने वाले समय में 2025 तक मुख्यमंत्री तो फिलहाल अभी नीतीश कुमार ही है। निश्चित तौर पर हम सबों ने 2020 में जो हम एनडीए के तत्वाधान में 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की, तो उसमें हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर श्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता माना और विगत लगातार 2005 से बीच के 1.5-2 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो उनके नेतृत्व में हम सबों ने सरकार बनाई है। लेकिन 2025 तक जो अभी एनडीए की सरकार चल रही है, तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। 2025 के बाद क्या बीजेपी का भी अपना मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, राजनीति में तो समय समय पर निर्णय लेती है और एनडीए फिर उस समय निर्णय, जब 2025 में फिर आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर एनडीए आपसी सहमति से निर्णय लेगी और फिर एनडीए जिसको मुख्यमंत्री तय करेगी तो उनके नेतृत्व में फिर अगली सरकार बनेगी। तब तक बीजेपी का भी कोई चेहरा आ सकता है? नहीं, देखिए, वो तो जब एनडीए संयुक्त रूप से निर्णय लेगी तो फिर, और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जो अपनी सहमति व्यक्त करता है या निर्णय लेता है, फिर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी में सीएम का चेहरा तो है ना सर? मैंने तो अभी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में हर विधायक और हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये कहना है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का, लेकिन 2025 के बाद एनडीए का नेता कौन होगा उस वक्त तय किया जाएगा, यानी बड़ा इशारा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अरवल से एक बड़ी खबर आ रही है। कारोबारी को अपराधियों ने गोली मारी है। अरवल से इस वक्त की बड़ी खबर, कारोबारी को अपराधियों ने निशाना बनाया, गोली मारी गई है। पैसे के लेन देन के विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इलाज के लिए व्यवसायी को पीएमसीएच रेफर किया गया है। नगर थाना क्षेत्र के बैदराबाद बाजार की घटना है, जहां पर व्यवसायी को अपराधियों ने निशाना बनाया और गोली मारी है। बिहार सोना तस्करी का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने सोना तस्करी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। पटना के मसौड़ी में डीआरआई की टीम ने एक 4 पहिया वाहन में तस्करी कर ले जाए जा रहे 4.25 किलो 400 ग्राम सोना बरामद किया। इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख रुपए आंकी गई है और इस बड़े सोने की तस्करी के आरोप में गाड़ी चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर पटना के रहने वाले हैं और इनमें 2 तस्करी के धंधे में पार्टनर बताए जाते हैं। दरअसल डीआरआई टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कोलकाता से सोना की एक बड़ी खेप लाई जा रही है। तस्करों के बारे में सटीक जानकारी मिलने के बाद मसौढ़ी के पास जब इको स्पोर्ट्स गाड़ी को रोका गया, तब तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर बनाए गए तहखाने में 4 किलो 400 ग्राम सोना बरामद किया गया। तो बरामद सोने की कीमत 2 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बिहार एक बड़ा हब बनता जा रहा है। तो कैसे सोना यहां पहुंचा, डिलीवरी कहां होनी थी, ये सारी जानकारी हमने आपको बताई और डीआरआई टीम को
जानकारी मिली, गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, ये कहा जा रहा है कि बिहार एक जो गोल्ड स्मगलिंग का एक बड़ा हब बनता जा रहा है, तो क्या कई ऐसे मामले, हम चाहेंगे कि इसे जरा इस मामलों को भी और भी मामलों से आप जरा जोड़िए और बताइए कि अब तक कितनी ऐसी तस्करियों को रोका गया है डीआरआई की तरफ से या फिर अन्य एजेंसियों की तरफ से। विवेक, देखिए, अगर कोरोना पीरियड की बात छोड़ दें तो कोरोना पीरियड के बाद एक बार फिर से बिहार में जो तस्कर हैं वो सक्रिय हो गए हैं और सोना की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की टीम ने अगर पिछले 1-1.5 महीने की बात कर ले तो ये चौथी या पांचवी बार है जब भारी मात्रा में सोना रिकवर किया गया है। और विभिन्न नायाब तरीके से जो तस्कर हैं वह राजधानी पटना में सोना लाने की फिराक में जुटे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी ये सोना रिकवर किया गया था पटना जंक्शन पर। आरपीएफ और डीआरआई की टीम ने सोना रिकवर किया था 2 किलो से अधिक, और एक बार फिर से आज 4 किलो सोना रिकवर किया गया। 4 किलो 400 ग्राम ये सोना है जिसकी कीमत 2 करोड़ 18 लाख है। इसमें पटना के ही लोग रहने वाले हैं जो कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स और बाकरगंज में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया है। और स्पोर्ट्स गाड़ी के अंदर एक तहखाना बनाया गया था, उसी में ये सोना छिपा कर रखा गया था। इसमें सच्चू प्रसाद, मुकेश कुमार और चंदन कुमार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और डीआरआई की टीम पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए कोलकाता पुलिस से भी संपर्क कर रही है ताकि कोलकाता से जो पटना ये सोना लाया गया था, कौन से लोग हैं इस पूरे नेटवर्क में, उनका पता लगाने में जुटी हुई है डीआरआई की टीम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। 4 किलो 400 ग्राम सोना बरामदगी हुई है और जैसा कि संजय बता रहे थे, कोरोना काल के बाद से एक बार फिर तस्कर एक्टिव हो गए हैं। पूर्व मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के सरकार से बर्खास्त होते ही उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। सवाल कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक उठा रहे हैं। कटिहार जिले के बरारी से जेडीयू विधायक विजय सिंह ने मुकेश सहनी के काम पर सवाल उठाते हुए उनकी तरफ से मछुआरा समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और वर्तमान में विभाग के प्रभारी मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मामले की जांच की मांग की। सहनी पर मछुआरा समाज की अनदेखी करने और मछुआरा समिति में दूसरे समाज के लोगों को मेंबर बनाने का भी आरोप लगाया। शिकायत पर विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मामले की जांच कर पूर्व के निर्णयों की समीक्षा करने की बात कही। देखिए, पूर्व में आज से 15-20 रोज पहले माननीय पूर्व जो मंत्री थे, मत्स्य पशुपालन विभाग के जो मंत्री थे, उनके द्वारा एक गलत निर्णय लिया गया कि मछुआरा समाज के हक और अधिकार के लिए जो हम लोग काम करते हैं एक सोसाइटी के माध्यम से, और परंपरागत जो मछुआ है उसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बना करके मछुआ की समाज के ही लोग वहाँ मेंबर बनते हैं। और अभी 15-20 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन ये निकाल दिया गया था कि मछुआरा समाज में का जो भी लोग हैं कोई भी आदमी उसमें ऑनलाइन कर देंगे और उसका सदस्य बन जाएंगे। बताइए, ये मछुआरा समाज फिर कहाँ जाएगा? पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रभार लेने के बाद कई हमारे राज्य के लोगों ने कहा है कि जो परंपरागत मछली मारने का काम करते हैं वो मछुआ सहकारी समिति के वो सदस्य हो सकते हैं और उसके लिए ऑनलाइन उनसे आवेदन लिया जा रहा है। मैं 2-3 दिनों में इसकी समीक्षा मैं करने वाला हूं। इसमें किसी के अधिकार का। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन के करीब स्थित मेहंदीगंज रेलवे गुमटी के पास भीषण जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जाम के कारण हर दिन हजारों लोगों को परेशानियां होती हैं और इसके बाद भी रेलवे की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों के मुताबिक मेन लाइन होने के कारण रेलवे ट्रैक पर हर वक्त ट्रेनों की आवाजाही लगी रहती है और इसके कारण हर वक्त रेलवे फाटक बंद रहता है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जाम होने के कारण लोगों को कुछ देर की दूरी तय करने में घंटों लगते हैं। स्थानीय लोग रेलवे से जाम वाली जगह पर फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे के वरीय अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण जाम की समस्या बरकरार है। से इतना दिक्कत होता है कि आने जाने वाले लोग को कभी इमरजेंसी पड़ा तो सोचने पड़ता है कि किस रास्ते से जाएं। सुदर्शन पर हमेशा जाम रहता है। क्या वजह, कारण क्या? कारण है कि रेलवे गुमटी हमेशा जाम रहता है। मेहंदीगंज रेलवे गुमटी गुलजारबाग स्टेशन का पास जो है, यहाँ लंबे समय से मांग कर रहे हैं सरकार से कि ओवरब्रिज यहाँ दिया जाए, लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत? गुमटी गिरने के बाद में बहुत सारा ऑफिस का काम रहता है, जाना रहता है और इसी में 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है। क्या सरकार से क्या मांग है? यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनना चाहिए। यस सर।
और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।